अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलबीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरेन पॉलिसी काफ़ी जो है बेहतर दिखाई दे रही है। जहां पर अपोजिशन जमातें क्रिटिसाइज़ कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, उनकी पॉलिसीज़ को और उनकी प्रैक्टिसेस को और उनके जो हॉलो प्रोमिसेस थे अकाउंटेबिलिटी के, उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म जारी है। लेकिन साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है एक तरह से पॉजिटिव जो है हमने एनालिसिस भी देखा। साथ ही साथ एक और जो एग्जाम्पल सामने है वो इस वक्त यूएन सेक्रेटरी जनरल की है। वो भी ये कहते हैं कि मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन के लिए दरवाजे खुले रखे। पाकिस्तान ने बार बार ये स्टांस क्लियर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये स्टांस बिल्कुल वाज़ेह रखा कि हमने किसी और की जंग में कूद कर एक गलत फैसला किया जो कि अफगानिस्तान के हवाले से था। जब पाकिस्तान के बारे में एक स्टांस क्रिएट किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने कोलेटरल डैमेज की इजाजत दी पाकिस्तान को, उस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टांस यही था और आज भी उनका स्टांस यही है। साथ ही साथ ईरान और यूएस के जो मामलात थे उसमें भी जब पाकिस्तान से पूछा गया था तो पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह स्टांस पेश किया। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने माजी में जो कोताही की थी हम उसको दोहराना नहीं चाहेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का विजिट किया, उन्होंने अफगान मुहाजिरीन से भी बातचीत की, उन्होंने बायलैटरल टाइज के ऊपर बातचीत की और मुख्तलिफ उमूर के ऊपर बात हुई। साथ ही साथ हमने हाल ही में देखा तैयब एर्दोगान साहब ने भी पाकिस्तान विजिट किया, जो कि बहुत सारे उन्होंने डिफरेंट मेजर्स के ऊपर बात की, डिफरेंट बायलैटरल टाइज को डिफरेंट तरीकों से जो है स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की बात की। उन्होंने कल्चर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की कि कैसे उन्होंने जॉइंट वेंचर्स करने हैं साथ, जो कि दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन होंगे। ना सिर्फ दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन होंगे लेकिन ये रीजन की स्टेबिलिटी में भी जो है एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। ओवरऑल इस सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे और कुछ बात ये भी करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज में खलल है, क्या उनकी पॉलिसीज में लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जो उनके अकाउंटेबिलिटी के नारे थे और पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पर गामजन करने के नारे थे वो इस 18 माह में अचीव होते नहीं दिखाई दे रहे, या फिर 18 माह काफ़ी नहीं है। जो डिस्ट्रक्शन हमने माजी में कर दी है उसके लिए अब हमें थोड़ा सा और पेशेंस दरकार है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान ताज साहब, MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब, MP MQM पाकिस्तान हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़िया अब्बास साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर मिनिस्टर। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अरसलान ताज साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी बायलैटरल टाइज के बारे में बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की। ये जॉइंट वेंचर्स तो हमने डेक्लेयर उसको जो ओवरऑल एक सिग्नेचर कर लिया हमने, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ जो डिक्लेरेशन की बात की हमने और जो मुआहदों के ऊपर बातचीत हुई उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर हम कंपेयर करें अपनी GDP को और उनकी GDP को कंपेयर करें और हम उनकी ट्रेड देखें, अपनी ट्रेड देखें, उनका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें, अपना इवैल्यूएट करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो हम बराबरी की सतह के ऊपर तो किसी से भी फिर बायलैटरल टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली 70 साल में तो हमने अपने आप को कहीं पे स्टेबल किया ही नहीं कि हम किसी के साथ बायलैटरल टाइज स्ट्रॉन्ग करें। क्या आप इस पर सिचुएशन पे क्या कहेंगे कि डिफरेंट एनालिस्ट कहते हैं कि शायद इससे पाकिस्तान को कोई फायदा ना हो, तो क्या इसको भी नेगेटिविटी से देखना लाजमी है या फिर आपको लगता है कि एक पॉजिटिव वेव होगी पाकिस्तान के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया अलबीना, आपने इस मौजू पर मदू किया। देखें, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी रही वो 3-4 ममालिक के ऊपर ही हमेशा रही, अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना और सऊदी अरब और बाकी खलीजी ममालिक। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इससे हटके जो बाकी चाहे मुस्लिम ममालिक हों या दीगर ममालिक हों उनकी तरफ भी पाकिस्तान जो है वो खारजा पॉलिसी जो है अपनी बढ़ाते हुए उनको भी लेके चल रहा है। आप देखें कि ट्रैवल एडवाइजरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने सॉफ्ट की है, UK ने सॉफ्ट की है, पुर्तगाल ने की है, बाकी और ममालिक ने की है। ये खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तानी कौम जो है बाकी ममालिक कह रहे हैं कि वहाँ जाए और टूरिज़म के हवाले से, बाकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से और चीज़ दीगर मामलात के हवाले से वो अपने मुल्क के अवाम को कह रहे हैं कि वहाँ जाएं, पाकिस्तान जाएं। इससे पहले होता है था कि ट्रैवल एडवाइजरी रेड अलर्ट के तौर पे पाकिस्तान का नाम आता था। इस वक्त पाकिस्तान का नाम जो है टूरिज़म में बेतहाशा, टूरिज्म इंडेक्स पे पाकिस्तान का नाम टॉप 10 में आ रहा है और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है खारजी उमूर में बड़े सारे फ्रंट्स पे। मलेशिया के हवाले से, मलेशिया एक बड़ा मुस्लिम
कंट्री है, उसके हवाले से आप देखेंगे पहले कभी मलेशिया के पाकिस्तान ने उस तरह से राब्ते नहीं रखे। तो पाकिस्तान एक खारजी तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनका दौरा हुआ जो कि बहुत अहम है। पिछले हफ्ते तैयब उर्दुगान साहब पाकिस्तान आए। तो मैं समझता हूँ कि खारजी उमूर पे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और नाकदीन। लेकिन ये जो कंपैरिजन हो रहा है दोनों के दरमियान के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनकी इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी में दुरुस्त नहीं है। हाउ डू यू सी दिस? हो नहीं सकता ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंगापुर की मिसाल दूँ। सिंगापुर की आबादी जो है कराची की 1/4 आबादी, 40 लाख का पूरा मुल्क है, शहरनुमा मुल्क है। कराची के एक ज़िले की आबादी 40 लाख है और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $300 बिलियन हैं और पाकिस्तान की जो 21-22 लेकिन जब हमारे पास इतनी ज्यादा वो पॉपुलेशन है तो फिर हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली खुद को डेवलप ही नहीं किया कि हम अपनी एक ये इटसेल्फ एक ओवरऑल अपनी एक बना सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स में हम 138 पे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 156 या 4। और हम जो है हमने कभी अपने ह्यूमन डेवलपमेंट की ही नहीं, हमने अपने लोगों पे काम ही नहीं किया। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम किया? ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर को सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मजबूत किया यहाँ से, या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी यहीं तक थी कि मजदूर आगे भेज दिए। आप जो है आप बराबरी कुछ चीज़ों पे करते हैं, आप ये करते हैं बराबरी के जी आपने आज़ादाना पॉलिसी अपनानी होती है, किसी के ऊपर बनानी नहीं होती। तुर्की एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ मिडिल ईस्ट है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है। उसका बिल्कुल एक अपनी एक अहमियत है, पाकिस्तान की अपनी अहमियत है और तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपने खारजी उमूर में एवेन्यूज नए तलाश। ठीक है, गुलाम जलानी साहब, हाउ डू यू सी बायलैटरल टाइज गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह भी अरसलान ने बताया कि तुर्की की डायनामिक है उसमें और पाकिस्तान की डायनामिक है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उसके साथ जो ममालिक हैं जो उनके साथ बिल्कुल सरहदों के साथ साथ हैं, आप उनको देखें, उनकी डायनामिक को देखें तो तुर्की उनको देखते हुए जो है वो उसके उन्हीं चीज़ों पे अमल करते हुए अपनी तमाम इकोनॉमी को सबको जो है उसने बहुत बेहतर बनाया हुआ है। लेकिन सियासतदान भी तो लॉयल मिले ना उनको, हमारी तरह सियासतदानों ने जिस तरह सिर्फ अपने लिए बनाई। मैं इसी तरफ आ रहा था। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के आप सराउंडिंग को देखें तो हमारे साथ ईरान है, एक तरफ हमारे साथ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ जो है वो इंडिया है। तो हमें तो इस तरफ उलझा के इन तमाम मसाइल में घिरे हुए हैं। ऊपर से फिर आप वाली बात कि हमारे को जो सियासतदान मिले अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने ज़बरदस्त थे कि उन्होंने सिवाय अपनी जेबें भरने के और अपने ख़जाने भरने के अलावा इस मुल्क के लिए कुछ नहीं सोचा। वहाँ का अगर प्राइम मिनिस्टर या सदर जो है वो अगर बाहर निकलता है तो उसके पीछे जो है करोड़ों की आवाम उसको लब्बैक कहने के लिए उसकी कॉल पे जो है तैयार होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल है आज से पहले की, अभी कुछ कह सकते हैं कि उसमें कुछ % जो है वो शायद बेहतरी आई है, इकोनॉमी भी उसके हवाले से हमारी बढ़ी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ की डायनेमिक के हिसाब से उन्होंने जो तरक्की की है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत उसमें भी अभी कमी है। लेकिन ये डिफरेंट एरियाज में जो हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जिस तरह टूरिज्म में किया है, ट्रांसपोर्टेशन में किया है, फिर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया है, क्या इससे पाकिस्तान भी मुस्तफीद हो सकेगा? लेकिन पाकिस्तान के मुस्तफीद होने की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बताऊँ कि हम एक ग्रीन ट्रेन या येलो ट्रेन या ऑरेंज ट्रेन जिसमें कब से हम तुर्की से हमारे नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने आके मंसूबे शुरू किए थे पंजाब में और सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज तक कोई भी मंसूबा हमारा जो है जो हमने तुर्की को देखकर आके या और दूसरे ममालिक को देखकर आके यहाँ पे शुरू करने की कोशिश की। शुरू करने की बात और है और बायलैटरल टाइज की बात और है। तो आपको लगता है क्या इससे सिर्फ टर्की को ही फायदा होगा क्योंकि वो काम करना जानते हैं, या इससे हमारे लिए भी कुछ प्रोडक्टिविटी महसूस होगी? काम करना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो आवाम है वो उनसे बेहतर अंदाज में समझता हूँ, लेकिन जिनके हाथ में ओवरऑल जो पावर है वो नहीं करना चाहते ना। हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं किस बेस पे करते हैं कि यार सीमेंट किसकी फैक्ट्री से आएगा, सरिया कौन सी फैक्ट्री से आएगा, लेबर जो है वो कौन से कॉन्ट्रैक्टर से ली जाएगी, वहाँ ये नहीं देखा जाता। वहाँ पे देखा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है देखिए ना, ये अगर मैं एक यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का आपको कोट करूं, मंशा साहब के लिए जितना एकोमोडेट वो कर सकते थे उनके लिए उन्होंने वो किया। इवन वाउचर्स की अगर बात करूं, प्रेस काउंसिल के जो वाउचर्स सबमिट होते हैं वो भी मियां मंशा साहब के बैंक के अलावा आप प्रेस काउंसिल के वाउचर्स सबमिट नहीं कर सकते। मैं खुद कंप्लेंट फाइल करा रही थी कुछ न्यूज के ऊपर, तो उस पे जो है वो नहीं है, तो एमसीबी में होंगे। सिर्फ बात कर रहा था कि अगर हम
दूसरों के कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले हमें हमारे सियासतदानों को ठीक होना पड़ेगा ना। जब वो सही होंगे तो आवाम नीचे खुद पहले से मौजूद है, सही हालत में मौजूद है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने वाले जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो इस मुल्क की भागदौड़ को संभाल सकें। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आप बात करते हैं डेवलपिंग के हवाले से, तो हमारा मंशूर ये होता है हमारे सिस्टम में कि हम ये देख लेंगे पहले ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है इसमें किकबैक हमें कितना मिलना है, इस ठेकेदार से हम कितने % ले सकेंगे, हमारी फैक्ट्री से सरिया कितने टन जाएगा तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, सीमेंट अगर इत्तेफाक फाउंड्री से जाएगी, स्टील जो है वो फलाने की से जाएगी। तो इस तरीके से जब हमारी सोच होगी तो डेफिनेटली हम किसी भी प्रोजेक्ट को ना कंप्लीट कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट जो 3-4 अरब से शुरू होता है और जाके वो 70-80 अरब रुपए का खत्म होता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर भी कंप्लीट नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि पहले हमें अपने सियासतदानों को जो है वो करेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन वो अल्लाह करे करेक्ट हो। इसमें सैयद ज़िया अब्बास साहब आप क्या समझते हैं, क्या इससे पाकिस्तान जो है वो भी इतना इक्वली फायदा हासिल कर सकेगा या नहीं? ये तो अपने उसके ऊपर है ना जी। देखिए व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जी, आप कोशिश करो तो बट सर नाउ वी सी विल बट स्टिल वी कैन नॉट सी द क्लियर वे आउट देयर। लोग ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से इसीलिए इमरान खान साहब उनसे लड़ नहीं पा रहे ठीक से। आई हैव गॉट 40 इयर्स एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल लाइफ। वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी कराची आज से 64-65 इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर रहा। इलेक्शन 70 के हुए। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। 70 के इंतखाबात में अवामी लीग पहली आई थी यहिया वाले, सेकेंड पीपल्स पार्टी, थर्ड मुस्लिम लीग हेडेड बाय खान अब्दुल कयूम खान। आफ्टर फॉल ऑफ ढाका आई रिप्लेस एज द यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग, द थर्ड पार्टी इलेक्टेड पार्टी। तो मुझे सारा मैंने सब देखा है, ढाका गिरते हुए देखा, सियासतदानों को भाई कह रहे थे ठीक करना, तो देखा कराची के अंदर 30 साल इनकी पार्टी को मिले। 30 साल में मेरी शहर को जहां मैं पला बड़ा और मैं एक बड़ा माइटी आदमी था, मैंने ऐसी तबाही नहीं। 365 में 300 दिन कर्फ्यू रहा मेरे शहर। पूरी मेरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, सारा मेरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट के बर्बाद हो गया। 30 इयर्स माराथन इनिंग्स, बहुत लंबा अरसा है। किस अरसे की बात बता रहे हैं? किस अरसे की बात बता रहे हैं? 300 डेज कर्फ्यू कराची में, आपको नहीं याद है? सही सिचुएशन बताइए, एग्जैक्ट ईयर बता दें, रिपोर्ट करते हैं। 85 के अंदर इनकी पार्टी MQM हैदराबाद से जुलूस लेके आई, शहर में जुलूस में क्लैश हो गया, इन पे किसी ने हमला किया, इन्होंने अब जाहिर बात अपने आप को बचाया। उसके बाद इलेक्शन हो गया 88 के, उसके अंदर MQM पहली मरतबा आ गई, ठीक है ना? ठीक। जब जीत के आ गए तो सबने इनको कबूल किया, लेकिन क्या हुआ कि कश्मीर जब हुआ ये, आई नो फॉर सर्टेन, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, इंडिया ने यह तय किया कि जब भी कश्मीर का मामला पाकिस्तान करे कराची में उतनी शिद्दत से आप कर दो, क्योंकि कराची इज अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। यू कैन नॉट रन द कंट्री विदाउट कराची। 70% हम देते हैं। कराची इज रनिंग द होल पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली कराची को ही नहीं मिल रहा। मेरे 2 आर्टिकल हैं अभी हालिया जंग के। पहला था कराची वालों बेदार हो जाओ, सेकंड मैंने दिया कहीं देर ना हो जाए। ये दोनों का जिस क्या था बहुत ही शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अदर पीपल दे शुड गेट देयर टाइम आल्सो। तो मैंने उसको ये बताया कि अगर कराची अब अगर ठीक नहीं हुआ तो पाकिस्तान टूट जाएगा। देखिए ना, रशिया बहुत बड़ी एम्पायर थी, हमने 9 साल रशिया को अफगानिस्तान में रखा, पूरी कंट्री हिल के रह गई, टूट गया। इतना बड़ा माइटी 70 साल निज़ाम ज़मीन बोस हो गया। लेकिन अब हम अपनी बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि प्रॉक्सी वॉर में दुश्मन नजर नहीं आता। इंडिया ने पाकिस्तान कराची को अपने गरेबान से पकड़ा। सबसे पहला बॉम्ब ब्लास्ट बोरी बाजार में हुआ, 450 आदमी मारे गए। इनकी पार्टी नहीं थी उस वक्त, बिला वजह हम कहे कि इन्होंने किया, इनकी पार्टी तो थी नहीं। 450 आदमी मारे गए, वो रॉ ने किया इंडिया। उसके बाद ये सब लोग ग्रेजुअली होता रहा। 26 मार्च 90 को सबसे बड़ा शराय का दिन पर जलसा हुआ, सैयद ज़िया अब्बास मेरे नाम पे था। गुलाम मुस्तफा जो तो लीडर ऑफ द पोजीशन थे पूरी, उसके उनके घर पे मीटिंग हुई, उसमें अल्ताफ हुसैन थे, अपना नवाज शरीफ था, अब्दुल वली खान थे, सारी ऑल पार्टीज के हेड्स थे। 11 बजे मुझे फ़ोन आया जो तो या उससे कि जी वो अल्ताफ हुसैन ने आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या बात? कहेंगे भाई मैंने आपका नाम लिया है कि
परमिशन नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा भाई जो आपके पास एक आदमी है ज़िया अब्बास जो परमिशन दिलवा देगा। Then Jatoi, he was my leader, he called me, can you come? मैंने कहा साईं आई एम वेरी बिजी, 2 घंटे बाद में आऊँगा। 2 घंटे बाद में क्या, मैंने वहाँ जाके देखा सबका मूड कि वो सब कहते भाई पीपल पार्टी को कराओ, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हमारा जलसा हुआ 26 मार्च को। अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि भूल गया मैं कि इंडिया का ये दिन है। अब वहाँ पर चाय लगा कि भाई ये इंडियन एजेंट है, इन लोगों ने 26 मार्च चुनी, ठीक है। जलसा हुआ, जलसा बहुत बड़ा था। वो एमके का जलसा नहीं था, वो कंबाइन अपोजिशन का जलसा था जिसमें पठानों पे वली खान काम कर रहा था, महमूद सिबली का था, मेरे लोग थे, मैं उनको मैंने कहा कि भाई आप लोग लाओ। इसी तरह सिंधियों को जतोई साहब, पंजाबी में नवाज शरीफ की पार्टी काम कर रही थी। इट वॉज अ वेरी बिग माराथन, बहुत बड़ा जलसा था। 26 मार्च 90 की बात करो। उस जलसे के बाद नशली सूरत हाल तब्दील हुई और 6 अगस्त को बेनज़ीरी की आईनी हुकूमत को उलट दिया गया और मेरे लीडर को पाकिस्तान उसका वज़ीर आज़म मुल्क का बना दिया गया, मौलाना मुस्तफ़ा जतोई को। हमने सब देखा, ठीक है सर। अब देखें नहीं, जिन्होंने कहा सियासतदानों को ठीक करें, सियासतदान कैसे ठीक होंगे मुझे आप बताएं ना। पेट सबसे बड़ी मार है। आप ना हम बैकग्राउंड देखते हैं ना कुछ देखते हैं, पार्टियों ज्वाइन करते हैं और उसके बाद तबाही करते। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा ये जाए कि भाई मेरा अपना कोई बैकग्राउंड है, कोई मेरे खाने पीने को है, या मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं आगे जाके माल कमाऊंगा। हाँ नशली जी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये 2013 के इलेक्शन हुए, ये तो लास्ट इलेक्शन था नवाज वाले, 2013 के इलेक्शन में आई एम ऑन रिकॉर्ड, नोबडी कैन चैलेंज माय ये क्लेम जो मैं कह रहा हूँ। जब मैनिफेस्टो मैंने अपनी पार्टी का दिया तो मैंने कहा सियासी जमातों के अस्करी में जब तक नहीं खत्म किए जाएंगे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंडिया सारा कंट्रोल कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, हर सियासी जमात का अस्करी विंग था। शहर में टारगेट किलिंग हो रही है, ये मर रहा है, वो मर रहा है, कभी ये सेक्चुअल, कभी वो ये क्या नाम है मजहबी हो रही है, तो कभी ये लसानी हो रही है, हर किस्म की। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इकोनॉमी ने हमारी बहुत पीछे हुई, ठीक है ना। वो शहर जो आपको पाल रहा था वो शहर जमी बोस हो गया, उस शहर का तमाम निज़ाम खत्म हो गया। मुझे डिफेंस से यहाँ आने में 1 घंटा लगा है, मैं 1 घंटे पहले चला हूँ डिफेंस से। इतना पहले भी होता था, जब कराची गया तब देखा 300 फीट की रोड थी, 50 से पहले 300 फीट की नाज़ाबाद वगैरह, वो तमाम खत्म हो गई। उसके बाद हमारे गटर सिस्टम तबाह हुए, हमारे नाले बर्बाद हो गए, सारा कूड़ा कराची के नालों के अंदर। बाबा नाले साफ करो, नालों से तो निकलेगा वाली जैदी बेचारा ठीक तो कहता था जी। अच्छा मैं नहीं, मुझे बोल रहे हैं छोटा सा आप जल्दी से कंक्लूड करते हैं इसको, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। स्टे विद द सन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर कि क्या जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर खुद अपने आप को दुरुस्त करें तो क्या फिर ही ये पॉलिसीज़ में चेंज आ सकता है। सर आप इसके बैकग्राउंड पर बात कर रहे थे। जी देखिए, सियासतदानों का जब इलेक्शन के जरिए आते हैं, इलेक्शन में एक गवर्नमेंट बनती है, मेजॉरिटी पार्टी, दूसरी अपोजिशन होती है। 2013 के इलेक्शन का मैं बता रहा हूँ आपको, जब नवाज शरीफ 2 तिहाई रात में वो खिताब कर रहे थे 12 बजे, जब दुनिया सो रही थी, उन्होंने कहा उसका मुखातिब कौन था, कहता मुझे 2 तिहाई चाहिए, 2 तिहाई मुझे अक्सरियत चाहिए, मिल गई। मैं इस्लामाबाद क्लब जाकर मैं वहीं ठहरता हूँ, पुराना मेंबर वहाँ का, तो मैंने देखा साबिर शाह उनके और एक वो बेग साहब सेनेटर, वो भी मुस्लिम नून के थे। तो वहाँ ये हो रहा था कि मियाँ साहब इतना पावर में आने के बाद भी इक़्तिदार मिलेगा नहीं मिलेगा। आप सरप्राइज कि 2/3 मेजॉरिटी वाला आदमी आया, वो कहते भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन है जो रोकेगा। वो सारी बातें थी। देखिए ना, मियाँ साहब को फुल पूरी क़ुव्वत ताकत से वो आया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3rd टाइम। मियाँ को बहुत चांस मिला। मियाँ को मैंने बताता हूँ आपको कि अस्करी विंग वाली बातें इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरा मंशूर डॉन में था, सारे अखबारों में मेरा, वो देखकर एक्शन प्लान में हुआ। ठीक है। फिर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 17 साल जंग दहशतगर्दी के खिलाफ पे मेरा आर्टिकल एक्सप्रेस में आया, नवाब पिंडी में, कराची में, उसमें भी आया। तो 17 साल दहशतगर्दी की जंग थी, इसके अंदर पाकिस्तान ख़त्म हो गया था। मशरक़ी मगरबी दोनों सरहदों पर हमारी दहशतगर्दी
मतलब वो एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान में, हमारे इंपोर्ट हो जाती थी वो इंडिया और अफगानिस्तान, और सारे सफारत खाने जो है या कौंसुलेट वो दहशतगर्दी के अड्डे थे इंडिया के जी। ये इसने पाकिस्तान को जिस तरह जकड़ा था, पाकिस्तान हकीकत में ख़त्म हो जाता। 2013 में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू हुई जंग जी। पहले इससे पहले आसिफ जरदारी था जी, जनरल क्यानी थे, उन्होंने तकरीबन 6 ऑपरेशन किए सूबे सरहद में और बड़े कामयाब। उसके बाद आ गया राहिल शरीफ, इसने ऑपरेशन ज़रब असब, मुलगीर, होल कंट्री। देन केम कमर बाजवा जो अब भी है, इन्होंने रद्दुल फसाद किया जो जारी रहा जी जी। तो दहशतगर्दी की कमर तोड़ी, $1.5 खरब का नुकसान, $1.5 खरब इज नो जोक। हमने अपने आप को जला के दुनिया को महफूज किया और पाकिस्तान को कंट्रोल करके दिया। अब आ गया 2018 वाला, करीब करीब नवाज शरीफ 4 साल में खत्म हो गए, 10 महीने मेरे बासी साहब को। अब आए मियाँ इमरान खान साहब, हमें बहुत उम्मीदें थी इमरान खान से, लेकिन इमरान खान का कहना यह है कि मुझे पाकिस्तान जिन हालात में मिला, बात सुनिए सही, ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं, देखिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, इमरान खान को मुकम्मल तौर पे महफूज और एक खामोश और मजबूत पाकिस्तान मिला। इकोनॉमिकली बात नहीं कर रहा मैं, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की बात। सर बट डू यू रियली थिंक कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से ओवरऑल सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? मैं आ रहा हूँ उस पर। इमरान खान ने इलेक्शन जीतने के बाद वायदा किया मंशूर में अपने कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख। लेकिन वो पॉसिबल तो नहीं था ना सर, वो जो उन्होंने वादे किए थे 100 दिन के प्रोमिसेस, फिर नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, आगे भी नहीं कर। मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जहांगीर तरीन का सेक्रेटरी जनरल है, नहीं अभी नहीं, जहांगीर खान सेक्रेटरी जनरल सर, ही इज नो मोर सर। अच्छा नो मोर, चलो जी। ये कब खत्म हुई है मुझे सही है, इनके ऊपर भी सर वो ऑलरेडी नहीं वो, लेकिन सारी देखिए मेरी बात सुने, ये मियाँ नवाज शरीफ नहीं है जिसकी पूरी फैमिली बाहर हो गई। अब नॉट इन फेवर नवाज शरीफ। इमरान खान के जितने भी डिस्क्वालीफाइड थे, ये सब के सब सारी कैबिनेट मीटिंग में आके बैठते हैं, अहम तरीन मीटिंगों के अंदर बैठते हैं, डिस्क्वालीफाई हैं बाई कोर्ट, लेकिन वो करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ बात दोले में आ रहा है ना। अब आ जाए मेन इमरान इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होती है। उस पर ज़िया अब्बास का अगर बेटा बैठा है तो ये नहीं मैं अपने बेटे को बचाऊं, इफ ही इज अ कल्प्रिट ही शुड बी डेल्ट विद, आर एन एंड। अब यहाँ क्या हुआ कि बजाय 1 करोड़ नौकरी देने के 22 लाख आदमी बेरोजगार हुआ है, और रेमिटेंस जो बाहर से आ रही थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से वापस भेजे जा रहे हैं दुनिया से, रेमिटेंस भी हमारी बर्बाद होगी। अब आया अपना डिवैल्यूएशन, 35 to 36, 38% डिवैल्यू हुई करेंसी, ठीक है ना। अब ये सारे झटके जो है ज़लज़ले के, ये पाकिस्तान की मैशत पे पड़े, महंगाई अपने इस आखिरी हदूद छोड़ रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, खाने को नहीं है। सर ये मैं आपसे जानूंगी ऐसा क्यों हुआ, और ये क्या 70 साल की जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या उसके असरात नहीं है? सर मैं आपको ये सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया सेनेटर चंद साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? क्या आप इनकी फॉरेन पॉलिसी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, जिस तरह ये काम कर रहे हैं ओवरऑल बायलैटरल टाइज और मल्टीलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए? इन्फ्लेशन अपनी जगह, इकोनॉमी जो है अभी दुरुस्तगी की राह पर नहीं है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्या आपको बेहतर दिखाई देती है? देखिए पहले तो मुझे तो इनकी फॉरेन पॉलिसी कहीं पे नजर नहीं आ रही है। इमरान खान साहब जाते हैं न्यूयॉर्क, वहाँ पे तुर्की और मलेशिया के साथ बैठकर कहते हैं कि हम कोई कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, उसमें मुस्लिम ममालिक के इशूज हैं उन पे कोई लेंगे, लेकिन सऊदी अरब जाते हैं उससे आप पीछे चले जाते हैं। तो ये तो माजी में भी होता रहा है ना, हमें ब्लैकमेल किया सऊदी ने और हम ब्लैकमेल होते रहे हमेशा से। अगर माजी में होते रहे हैं तो भी गलत था, और उसका भुगतना हम लोगों को पड़ा है। उनको थ्रेट किया कि हम आपके लोगों को निकाल देंगे, नौकरियों से निकाल देंगे, तो वो सारे पहले यहाँ पे ये हाल है और वो वहाँ पे निकाल देते तो फिर एक और वावेला खड़ा हो जाना था। पॉलिसी कहते ही इसी को है कि हम सब साइड से देखकर
उस पॉलिसी को बनाए तो पता चले कि हमारे जिन जो हालात हैं उनके मुताबिक पॉलिसी बन रही है। ये तो नहीं होता ना कि किसी मुल्क के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात तो तुर्की है, मलेशिया है, उन लोगों ने हमारी कश्मीर के इशू पे भी सपोर्ट किया, मुख्तलिफ मामलात में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनसे कमिटमेंट करके उसके पीछे हटना ये भी एक विजनरी लीडर को सोचना चाहिए। तो विजनरी तो ये है नहीं को बस ऐसे ही आ गए हैं तो चल रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। उन्होंने क्यों पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की? वो कहते हैं कि अफगान डायलॉग में भी पाकिस्तान ने अपने मुश्किल हालात में साथ दिया। देखिए, अफगानिस्तान का इशू है या बाकी जो इश्यूज हैं उस पे यूएन सेक्रेटरी जनरल है, यूनाइटेड नेशंस कैसे चल रहा है, उनके इम्प्लीमेंटेशन, कोई रेजोल्यूशन है, वो फलस्तीन का रेजोल्यूशन है, उस पे उनका अलग स्टैंड है, लेकिन वो अगर अफगानिस्तान पे कोई है तो उसका अलग है, इराक पे है तो अलग है, शाम पे अलग है। तो ठीक है, फिर भी अच्छी बात है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी आए हैं, उनको पाकिस्तान को का मौक़िफ़ देखने को, पाकिस्तान के हालात को देखने को, पाकिस्तान ने जो काम किए हैं उनको समझने का मौका मिला। लेकिन वो जाते जाते किसी किस्म के कोई अनाउंसमेंट्स क्या करके जाते हैं, वही गसाफी साहब ऐलान हुआ है कि भाई यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस पे अमल किया जाए। अमल कौन करवाएगा? कहीं कहीं पे तो हमारे अमेरिकन की, यूरोपियन कंट्रीज की, नेटो की आर्मियां उधर पड़ती हैं, कहीं कहीं पे तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तो इस किस्म की सूरत है, लेकिन एक प्रोएक्टिव जो फॉरेन पॉलिसी और जिसमें नजर आए। सर, पिछले दौर हुकूमत में फॉरेन पॉलिसी क्या स्ट्रांग थी? ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं थे सर। तो आप लोगों ने तो एक बार भी नहीं बोला वेयर इज द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के तो बहुत लॉन्ग टर्म असरात होते हैं और उसको बहुत आहिस्ता से ग्रो जिस तरह करती है, जो इतना बड़ा लैप्स उसके अंदर आ गया, लूप होल क्रिएट हो गया, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? 4-5 साल नो फॉरेन पॉलिसी, नो बायलैटरल टाइज, नो मल्टीलैटरल टाइज। हमारी फॉरेन पॉलिसी की तो सूरत हाल ये है कि जैसे हमारा आईएमएफ से एग्रीमेंट हुआ, वो आईएमएफ के लोग जो है वो वहाँ में यहाँ बैठकर डिक्टेट कर रहे होते हैं कि चाइना के साथ आपके ताल्लुकात। वो एक्यूजेशंस आप लोग के ऊपर भी थे। चंद साहब, मैं आपसे जानूंगी यहीं पर, यहाँ पे मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जाना है, आपकी जानिब भी बढ़ूंगी दोबारा। अरसलान, FATF के हवाले से बात करें अगर हम, तो कुछ अर्सा कबल जो है बातें सुनाई दे रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान को ग्रेस अनफॉर्चुनेटली जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, जो कि इंडियन जो कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग थी। इंडिया बार बार को जो है अपनी मुकम्मल कोशिशें कर रहा था। फिर हाफिज सईद साहब के जरिए जो इन्होंने बहुत सारी सैंक्शंस दिलवाने की कोशिश की और फाइनली हाफिज सईद साहब का जो स्टांस है वो भी हमने देखा, उनको सजा हुई। उसको पर्टिकुलर सिचुएशन को एक तरफ रखने के बाद आप ओवरऑल क्या समझते हैं, क्या FATF की ग्रे लिस्ट से भी नाम निकल जाएगा पाकिस्तान का या रहेगा मेंटेन उसी में? अच्छा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं, क्योंकि टॉपिक पे रहना ज़रूरी है, लेकिन मतलब पीपल्स पार्टी जैसी जमात फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही है और वो कह रही है कि फॉरेन पॉलिसी अच्छी है बुरी, जिसके हुसैन हक्कानी का मेमो गेट का किस्सा जो है वो नवाज शरीफ जो है बगल में डाल के कोर्ट गए थे, वो आज फॉरेन पॉलिसी अच्छी है बुरी के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत है कि पीपल्स पार्टी, हुसैन हक्कानी, मेमो गेट, सबको पता दुनिया को क्या किया इन्होंने फॉरेन पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान को कहाँ लेके गए लोग। जहाँ तक बात है FATF की, देखें पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई अहम है कि FATF जो फोरम है उससे उसको ग्रे से निकाल के आगे इम्प्रूव किया जाए। ब्लैक में जाने का हमारा खदशा था, वो तो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि ब्लैक में इंशाल्लाह नहीं जाएगा, लेकिन क्या ग्रे में ही रहेगा या हम ग्रे से निकल जाएंगे? देखिए, ये तो आज मीटिंग है, इसमें फैसला होगा। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे दोस्त ममालिक का, जिसमें चाइना है, टर्की है, बड़े इन्होंने क्लियर स्टांस लिया है। पाकिस्तान की जितनी बहुत बड़े सारे ममालिक हैं जो कि अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो भी इकदाम उठाए हैं, चाहे वो बैंड आउटफिट्स के फंडिंग का मामला हो, बाकी दीगर मामला हो, टेररिज्म
के फ़रोग का मामला हो और दीगर मामला हो, और इसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो लूप होल्स थे, एक तो टेरर फाइनेंसिंग अलग चीज़ है, हमारे लूप होल्स थे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उसको ओवरकम किया गया है। स्टेट बैंक बहुत सारे काम कर रहा है, तो इसमें बहुत सारे स्टेट इंस्टीट्यूशन हमारे काम कर रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ है इसके ऊपर तो नुक्ताचीनी बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चल के पाकिस्तान के लिए अच्छे सम्राट पेश करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इशूज़ पे बेजा जो तनकीद जो है ना, मुझे समझ में नहीं आती कि बेजा तनकीद क्यों की जाती है। वरना मैंने जैसे पहले कहा कि हुसैन हक्कानी साहब के वाक़े के बाद तो पीपल्स पार्टी को खारजा पॉलिसी की बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया इस मुल्क का स्टेट इंस्टीट्यूशंस का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कराने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी को पूरी दुनिया में बदनाम कराने की कोशिश की, और आज हुसैन हक्कानी जो है आज इंडियन लॉबी के साथ मिलके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो इतनी भी फोर्सेस लॉबीज अमेरिका में वेस्टर्न कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, तमाम की सरबराही जो है वो हुसैन हक्कानी के सरपरस्ती हो रही है। वो लॉबिस्ट बन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें हो सकती हैं वो इंडिया को फराहम करते हैं, इसराइल को फराहम करते हैं, बाकी जो इतने भी दुश्मन हैं पाकिस्तान के उन सबको फराहम करते हैं और कलीदी किरदार अदा करते हैं। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है उनको ओपनली डिसोन नहीं करती। क्या प्रीवियसली FATF को पाकिस्तान ने सेटिस्फाई किया है, आपको लगता है? देखिए, मैंने जैसे कहा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी हुकूमत की जानिब से, जैसे स्टेट बैंक ने फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट की हैं। इसके अलावा जो फेक अकाउंट्स जो थे जो सियासी हवाले से भी निकला है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से हुई थी कि टेरर फाइनेंसिंग इस तरह रूट करके डिफरेंट बैंक अकाउंट्स की के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें गुज़िश्ता 1-1.5 साल में हुई हैं, इससे पहली हुकूमतों ने भी की हैं। अगर किसी ने की है तो उसको सराहना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है, पाकिस्तान की लाइफलाइन का मसला है, क्योंकि अगर FATF में हम बरकरार रहते हैं तो हमारी तनज़्ज़ुली होती है तो बहुत सारे सैंक्शंस हम पे लगेंगे। फाइनेंशियली जो हम कॉन्ट्रैक्ट दूसरे ममालिक के साथ करना चाहते हैं, अमेरिका के ट्रेड में काफ़ी ट्रेड में मनासिर की सपोर्ट का मुल्क है। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में पोर्ट्री किया जाता था। आज ये किया जा रहा है कि जी टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक तरफ तो आ रहा है वो, इसका जो एक तरह जो कह सकते हैं हम, इसका ओवरऑल रोल इमरान खान साहब को जाता है, क्योंकि वो जिस भी फोरम पे जाते हैं वो टूरिज्म की बात करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो रॉयल प्रिंस उन्होंने विजिट किया वो, लेकिन अरसलान यहाँ पे इस इशू को हमें ये जरूर देखना चाहिए कि एक तरफ जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार बार टूरिज्म की बात करें, प्रमोट करें, तो दूसरी जानिब हमें और चीज़ों के ऊपर जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है वो भी देखना है। हमने अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल हुआ इस्लामाबाद में, सोलस फेस्टिवल, वहां पर जिस तरह लोगों ने जो जाके वहां पे पूरा हंगामा किया और वो कॉन्सर्ट पे पूरा तोड़ फोड़ शुरू कर दी, ये एफ्रे राउटिंग ये सारी अनलॉफुल होती हैं। इसके ऊपर पिटिशंस फाइल होती हैं, इसके ऊपर आपको सजा हो सकती है। वो किस तरह लड़के वहां पे खुलेआम वो कर रहे थे, वो जो इंटरनेशनल वहां पे आए हुए थे सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने के लिए, वो क्या लेके जाएंगे पाकिस्तान का नाम। वो एज एन एम्बेसडर पाकिस्तान आए थे, तो एक इतनी एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं इंटरनेशनली, व्लॉगर्स को बुला रहे हैं, ब्लॉगर्स को बुला रहे हैं, वो इस तरह एक छोटे से मिसहैप से काफी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस तरह की भी कुछ मेजर्स लेने चाहिए कि अगर कोई दंगा फसाद करता है तो उसके ऊपर इंस्टेंटली FIR होनी चाहिए, और जो हमारे आइन में इसके ऊपर आर्टिकल मौजूद है उसकी पिटिशन फाइल होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इंस्टेंटली सजा दें आप लोग। मुझे नहीं वाकया क्या डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन आप कह रही हैं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये हमारा कौम में एक मिजाज भी चेंज करना चाहिए कि हर चीज़ हल्ला गुल्ला जो होता है ना, किसी का तमस्कुर उड़ाने के लिए नहीं होता, किसी के साथ ज्यादती करने के लिए होता। तो एक मिजाजी तौर पे भी हमारे लोगों को देखना चाहिए, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, कि जो फॉरेनर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको वेलकम तो हम करते हैं, बड़े मेहमान नवाज तो हम हैं, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात की यहाँ से ठीक है। इसमें सेंटर चंद साहब, आप ये बताएं कि FATF में आपको लगता है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्या सेटिस्फाइड है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो उनके कंसर्न्स थे, क्वेश्चंस थे, उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया है या नहीं? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या उनका इशू नहीं है, ये हमारे मुल्क का मसला है। उसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जो हमें पहले ले लेने चाहिए थे।
लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट थी, उससे हमें काफी सहूलत होगी और उसके बदले में अगर ट्रेड बढ़ता है तो सिर्फ पीटीआई को फायदा नहीं होगा, हमारे मुल्क को फायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम पॉजिटिव मूव करें। ठीक है, पॉजिटिव मूव की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी गुलाम जलानी साहब, FATF के हवाले से क्या आप पॉजिटिव हैं या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने एड्रेस नहीं किए होंगे उनके कंसर्न्स? क्योंकि डिटेल्स जो हमारे पास लास्ट मीटिंग की आई थी उसमें काफी सारे कंसर्न्स एड्रेस हो चुके थे। जी बिल्कुल, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से जो है बाहर भी आएगा और जो इस पे काम किया गया है उसमें PM साहब का एक अहम किरदार है। उन्होंने जिस तरीके से फौरन उस पर जाके बात की है सारी, और टूरिज्म पे जो बात हुई है, बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ पे टूरिस्ट के हवाले से काफ़ी जगहों पे जो है विजिट भी किया। तो जिस तरह पहले बताया गया 8 से 10 नंबर के बीच में जो है पाकिस्तान इस पर टूरिस्ट के हवाले से है, तो ये भी एक अहम किरदार अदा करेगा इसको ग्रे लिस्ट से बाहर लाने में, और जो इकोनॉमी है वो भी हमारी बेहतर है। जिलानी साहब, लोग कहते हैं, ऑपोजिशन जमातों की मैं बात कर रही हूँ, वो ये कहते हैं कि डायलॉग से कुछ नहीं होता, लेकिन इश्यूज तो डायलॉग से ही एड्रेस होता है ना, या कोई भी हम किसी भी तरफ अटेंशन डलवाते हैं किसी की तो डायलॉग से ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल, डायलॉग से स्टार्ट होती है, और किसी मामले को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डायलॉग ही जो है वो जरूरी है। इमरान खान साहब ने डायलॉग से स्टार्ट किया टूरिज्म के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल मेजर्स की भी जरूरत है। क्या हर सूबे को लेने चाहिए, कुछ काम करना चाहिए टूरिज्म के ऊपर, या वफाक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर मैं समझता हूँ कि इसमें एक सूबा सिंध ऐसा है कि जिसमें बहुत ज्यादा कमी है टूरिज्म के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, कि इतनी अच्छी अच्छी जगहें और जो साइट्स हैं जो हमारी प्रिजर्व भी नहीं है सदियों से, सारी चीजों पे काम करते हुए अपना सी बेल्ट देख लें हमारा पूरा, यहाँ से लेके और बदीन तक इससे आगे चले जाएं, तो ये पूरा इतना बड़ा सी बेल्ट है हमारा, लेकिन हम इस पे कोई जो है किसी किस्म का टूरिज्म के हवाले से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो है गौर खेल है, यानी आप कहते हैं कि हर सूबे को इंडिविजुअली इसमें प्ले करना चाहिए अपना रोल। ठीक है, ये जो माशी अफरा तफरी हो गई पूरे मुल्क में, 18 माह में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन के जिम्मेवार आप लोग हैं, जो नौकरियां हैं वो लोग की वो तबाह हो गई आप लोग की वजह से, जो उनकी नौकरियां हाथ से निकल गई, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गलत पॉलिसीज हैं या पुराने कॉन्सिक्वेंसेस का खमियाजा भुगत रहे हैं? देखिए, पॉलिसीज तो PTI की मुल्कों में बेहतर हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक ये बात कही थी कि मैं इतने सारे जो है जॉब्स दूंगा, इतने सारे घर दूंगा, ये उन्होंने किस विजन में कहा था, किस विजन में कहा था, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। इसका बेहतर अंदाज में जवाब तो जो है वो PTI के लोग ही दे सकेंगे। लेकिन मैं आगा साहब की एक बात जो उन्होंने, क्योंकि टॉपिक था तुर्की और पाकिस्तान का, लेकिन इन्होंने 1985 से उठा के MKM को जो है वो यहाँ तक खड़ा कर दिया। तो ये MKM ही थी जिसने 1985 से लेकर आज तक जो है वो लासानी और मजहबी जो दहशतगर्दी होती थी उसको रोकने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, महाजिर तबका सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और उनके हाथों में बंदूकें पकड़ा दी सर, किताब की जगह बंदूक पकड़ा दी। नहीं, कराची में कोई एक बोरी बंद लाशें हमने देखी। मैं अपने वक्त की बात कर रही हूँ, मुझे इससे पहले का नहीं पता। आप तो जवान में मेरा ख्याल है कि आप जो है 91 के भी आपने बताया कि आपको पता ही नहीं है कि मतलब हुआ क्या होगा। जब हालात सही हो गए तो पैदा हुई थी उस वक्त ना। लेकिन सर मैं अगर कुछ अर्सा पहले की भी बात बताऊं तो राइट है, बताएं सही बात है। लेकिन सर कुछ अर्सा पहले की भी बात मैं आपको बताऊं ना, कराची में खासतौर पे जमात इस्लामी के दौर में आया था, जब रशिया अफगानिस्तान की जंग थी, उस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है ये सिस्टम जो है वो कराची में लॉन्च हुआ था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात ANP को भी नहीं, ANP तो उसके बाद आई है सर। लेकिन देखिए ना, इस तरह पख्तून और मुहाजिर के दरमियान इतना फसाद डलवाना और उनके दरमियान, मेरी बात सुनिए ना, कराची में अगर क्लैश ऑफ कल्चर की बात कर रही है तो उसको लॉन्च करने में जो है वो जमात इस्लामी का बहुत बड़ा, वहाँ पे जहाद हो रहा था और वहाँ से असला जो है वो कराची में लाके यहाँ पे तालीमी इदारों को जो कैप्चर जिस तरीके से किया हुआ था, उसके बाद फिर APMSO बनी है और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उन लोगों के हाथों से वो चीजें जब निकलना शुरू हुई तो उन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी की, फिर उसमें जो है वो MKM को भी मॉरल इल्जाम ठहराया गया, फिर उसमें NP भी आ गई। ठीक है जिलानी साहब, वक्त बहुत कम रह गया है, जी जल्दी से कंक्लूड कर दें। और उसके बाद ये पूरा शहर जानता है कि यहाँ पे लोगों के सरों को काट के उससे फुटबॉल किसने खेली थी, MKM के लोग नहीं। ठीक है सैयद ज़िया अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? आप अपना इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर मौक़िफ़ पेश कर दें, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्या सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक के ऊपर डाल रही है? कौन? सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी। देखिए, सिंध गवर्नमेंट में इमरान खान का कोई रोल नहीं, लेकिन वो तो हर चीज का क्रेडिट यही कहते हैं ना कि ये वफाक की वजह से हो रहा है।
पैस्को से डील करना है उनको अपने वीट के इशू के ऊपर, वो भी कहते हैं वफाक का कसूर है। 3 लाख दिए, उसमें से सिर्फ 1 लाख टन उठाया उन्होंने अभी तक। नहीं, वो कुछ भी नहीं करते थे। ना वीट का बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे इतला मिली है 70,000 बोरियों में गेहूं कहीं गायब कर दिया गया और उसके बाद उसमें भूसा भर दिया। और सर 2 टांगों इसी तरीके से और भी लगा हुआ। यानी आप ये तमाम चीजों को कहाँ भारत भेज रहे हो, कहाँ कर रहे हो, यहाँ आटे का भारत। अब हर चीज में कहूँ नहीं, इमरान ने कर दिया। इमरान खान को देखो जिन हालात में मुल्क मिला, 30,000 अरब डॉलर का कर्जा, ठीक है ना, वो छोड़ के गए। इसके ऊपर देखे ना बिलवाजी, ये तो वो किया। लेकिन इमरान खान में एक काम हुआ, इमरान खान के जमाने में गवर्नेंस नहीं है। अगर ग्रिप हो, यानी आप कहते हैं बैड गवर्नेंस की वजह, बैड गवर्नेंस, या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और बैड गवर्नेंस का रीजन क्या है? कि आप पहले से पॉलिसीज नहीं बनाई गई आप थी, देखें ना, या नहीं बीबी, फाइनेंस मिनिस्टर उसने इख्तिदार में आने से पहले असद उमर को बना दिया, उसके बाद उसको बनाया, फिर हटा दिया। इसी तरह मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। आपने देर किया, अगर आप पहले चले $6 बिलियन, अगर हम $6 बिलियन पर डे हमें देना पड़ रहा है माजी की हुकूमतों का कर्जा, तो फिर कैसे IMF नहीं जाते? लेकिन उन्होंने लोड कम किया IMF जाने से पहले ना सर, वो डिफरेंट, वो सऊदी गए, वो अपने और जो दोस्त ममालिक हैं उनसे उन्होंने कुछ लोड कम कराने की कोशिश की। मिले वो देखें, वो तो मिल गए, आपने थोड़ा बहुत अपना सांस ले लिया। याद रखो आप, कोई ये आज जो आपकी खुद मुख्तारी है ना, जो कभी ये ग्रे लेफ्ट से निकालना, कभी इससे कमजोर रास्ते ही सफर करती है। हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम खुद इंसारी की तरफ नहीं जा रहे, अमेरिका की डर से। हमारा गैस का मामला, अमेरिका में UN जनरल असेंबली में हमने जिस तरह बात की, आपको नहीं लगता कि अब हम उस स्टेट में नहीं है, हमें डर और खौफ नहीं है US का? अच्छा, मैं आपको कहता हूँ, जब इमरान खान साहब का पहले विजिट यूनाइटेड स्टेट का हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? मैं मीडिएट दुनिया मुझसे मिलके, नहीं उसके अल्फाज थे, दुनिया मुझसे मिलना चाहती है, मैं इमरान खान को मिलना चाहता हूँ। उसने इमरान खान को इतनी जबरदस्त वो दे के फिर इमरान खान को उसने वो भी कर दिया। क्या किया? कश्मीर का सर, वो आर्टिकल 370 रिवोक कहते हैं ऑपोजिशन जमातें, इनकी वजह से हुआ। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से हुआ है। ये हिम्मत हो सकती थी इंडिया की, अच्छा, कि मोदी भी तैयार है, इमरान ने कहा मैं भी तैयार हूँ। जब दोनों तैयार है तो भारत के लोग इटसेल्फ वो खुद कहते हैं कि बहुत पहले से उन्होंने पॉलिसी बनाई थी 370 रिवोक करने की। लेकिन एक बात है, कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं 65 की जंग बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट लीडर मैं बड़ा ताकतवर बंदा था। जी। मैं आपको, मैंने आंखों से देखा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया जी। यानी आपका कश्मीर मिल गया था, जिस तरीके से हमारे कमांडोज को मुखबरी करके मारवाया गया है। कश्मीर तो 65 में मिल गया था। अच्छा, आप अखनूर वगैरह सब निकल गए। फिर किसकी गलती थी? बाद में सब छोड़े, सब बता दीजिए ना सर, खत्म कर रहे हैं। किसकी गलती थी फिर? लीडरों की है जी, ठीक है, लीडर्स की। अयूब खान की नहीं थी जी, अयूब खान की नहीं थी। और ये बात जो है मुझे एक हिस्टोरियन ने भी बताई थी कि अयूब खान साहब की गलती नहीं थी। और किसकी गलती थी ये आप समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री का मुताला करें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद ज़िया अब्बास साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गुलाम जिलानी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान ताज आपका शुक्रिया। और हमें प्रोग्राम में सेनेटर चंद ने भी ज्वाइन किया था। तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।